नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, ये जो मौसम चल रहा है, थोड़ी तापमान में कमी है और बदली भी हो रही है, धूप भी निकल रही है। तो ये मौसम और ह्यूमिडिटी भी है, यानी मौसम में आर्द्रता भी कुछ है, ज़्यादा ही है। तो ये मौसम सरसों के फसल के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसी माहौल में सरसों में कई तरह के रोग लगते हैं। तो अगर आप सरसों की अपनी फसल को मौसम को देखते हुए प्रबंध करते हैं उसका और सावधानी बरतते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर उपज मिल सकती है। सरसों की फसल में इस समय कौन कौन से रोग लग सकते हैं और उनके बचाव के फौरी उपाय आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में बातचीत करने और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पादप रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक कुमार सिंह। तो डॉक्टर साहब, ये जो मौसम चल रहा है बड़ा माकूल है सरसों की फसल में कई तरह के 2-3 रोगों के लगने के लिए। तो इस समय जो है पहला रोग क्या लग सकता है? ये सरसों में इस समय 2-3 मुख्य बीमारियां हैं जिनकी आने की संभावना ज़्यादा है। इस समय मौसम को देखते हुए जो मुख्य बीमारी है, एक तो सफ़ेद गिरोही रोग है, दूसरा एक मृद रोमिल आशिता बोलते हैं, डाउनी मिल्ड्यू जी, मृद रोमिल आशिता। ये दोनों बीमारियां लगभग साथ साथ आती हैं या कभी कभी अलग अलग भी आती हैं, मगर ज़्यादातर संभावना दोनों के साथ साथ ही रहती हैं। तो पहले डाउनी मिल्ड्यू का मैं लक्षण बता दूं आपको, जो मृद रोमिल आशिता कहते हैं। इसमें जो है पत्तियों से शुरुआत होगी। पत्तियों के ऊपरी सतह पर हल्के पीले धब्बे बनना शुरू होते हैं, जो कि बाद में धूसर रंग के या राख के रंग के होने लगते हैं। पत्ती की निचली सतह पर जिस समय धब्बे बनना शुरू होते हैं, उस समय आप देखेंगे कि पत्ती की निचली सतह पे सफ़ेद सफ़ेद रुई के फाहे की तरह रचनाएं दिखाई देती हैं। ये मुख्य पहचान है इसकी। और ये धीरे धीरे धब्बे बढ़ते जाते हैं और पूरी पत्ती, फिर बाद में तनों के ऊपर और फलियों पर भी। और सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब ये इसमें जो फ्लावरिंग हो चुके, पुष्प बन चुके हैं और इसमें फूल आ रहे हैं। फूल के ऊपर जब इसका प्रकोप होता है तो फूल पूरी तरह से विकृत हो जाते हैं। फूल जो है पूरी तरह से, उसमें फलियां नहीं बनती और वो अजीब से टेढ़े मेढ़े फूल कर मांसल हो जाते हैं। तो ये जैसे मृद रोमिल आशिता अगर आ रहा है तो शुरुआती दौर में इसका प्रबंधन कर लिया जाए तो आने वाले समय में फूल तक के नहीं पहुंचेगा। तो क्या प्रबंधन करें, क्या उपाय करें अगर ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं? खेत को देखते हैं, जैसे ये लक्षण दिखाई दें तो किसान भाई तुरंत जो है मैंकोजेब या रेडोमिल MZ72 के नाम से आता है या मेटालेक्सिल आता है, इसमें से कोई भी दवा जो भी उपलब्ध हो तो ये 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर तुरंत छिड़काव अगर कर दें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन पे दूसरा बार कर देंगे तो पूरी तरह से बच जाएगा। सफ़ेद गिरोही में भी जो दूसरी बीमारी है उसमें भी यही दवा काम करती है। उसका थोड़ा सा लक्षण बता दें। उसमें पत्तियों के निचली सतह पर छोटे छोटे सफ़ेद फफोले बनते हैं। पत्तियों के निचली सतह पे छोटे छोटे 1 से 2 मिलीमीटर व्यास के सफ़ेद रंग के फफोले बनते हैं, जो बाद में फट जाते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते हैं और पूरी पत्ती पर निचली सतह पर ढक जाते हैं और बाद में पत्तियां पीली पड़ के सूखे गिर जाती हैं। और यही पुष्पन के समय भी इसमें भी उसी तरह का लक्षण आता है जैसे मृद रोमिल में मैंने बताया। फूल एकदम विकृत, फूल पूरी तरह से विकृत हो जाएंगे, फूल बनेंगे नहीं, फलियां बनेंगे नहीं और टेढ़े मेढ़े जैसे 12 सिंगे की सींग होती है उस तरह से फूल के मांसल होकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। पुष्प क्रम पहचान में नहीं आता कि सरसों का फूल है, इतना विकृत हो जाता है। तो गिरोही के लिए भी सेम यही दवा है। अगर आप दोनों मैंने बताया था कि साथ साथ लगभग आते हैं, तो दोनों में वही दवा जो है आपके रेडोमिल या मेटालेक्सिल, इसका भी वही 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर छिड़काव कर दें तो इससे बचा जा सकता है पूरी तरह से कंट्रोल। और 15 दिन के अंतराल पे दोबारा छिड़काव और कर दें तो पूरी तरह से इन बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे जब थोड़ी और ठंड बढ़ेगी, मौसम और थोड़ा गड़बड़ होगा, खासतौर से जब बारिश वगैरह हो जाती है और कोहरा ज्यादा, अभी तो जैसे धूप है तो धूप को कोहरा का चल रहा है, लेकिन जब लंबे समय तक कोहरा रहता है तो उस समय सरसों की फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे बचाव के लिए हमारे किसान भाई? इस समय देखिए 2 बीमारियां तो मुख्य थी, इसके अलावा एक अल्टरनेरिया
झुलसा आता है जी। बीमारी, वो भी बीमारी आने की संभावना है। कोहरे के समय अल्टरनेरिया झुलसा के नाम से जानते हैं। जी। इसमें भी पत्तियों के ऊपर लक्षण बनते हैं और पत्तियों के ऊपर इसमें शुरुआत जो होती है पीले पीले छोटे धब्बे से, और बाद में वो धब्बे भूरे रंग के हो जाते हैं या काले रंग के हो जाते हैं। और इसकी पहचान जो है जो धब्बे पे रिंग बनती है, वलय बनते हैं, जी, गोला गोल गोल धब्बे बनते हैं, रिंग बनती है, जिसको टारगेट बोर्ड की तरफ धब्बे दिखाई देते हैं। बड़े आराम से किसान उसको पहचान सकते हैं। तो ये मुख्य लक्षण इसका है। धीरे धीरे बढ़ते हैं। कैसे करें बचाव से? पत्तियों के बाद ये लक्षण धीरे धीरे चूंकि फलियों पर भी बनने लगते हैं, बाद में फूल पर, तनों पर, फलियों पूरे पौधे बनने लगते हैं और पौधा कमजोर हो जाता है, दाने कम बनते हैं, दानों में तेल की मात्रा कम हो जाती है। तो इसका जो है, इसके उपाय के लिए, बचने के लिए मैंकोजेब 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर इसका छिड़काव कर दिया जाए, 3 छिड़काव की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। 12 से 15 दिन के अंतराल पर 3 छिड़काव कर दिया जाए तो पूरी तरह से बच सकते हैं। जैसे इस समय मौसम कभी कभी खुला रहा है, जी। तो इस मौसम में अगर सावधानी बरतते हुए पहले भी छिड़काव कर सकते हैं पहले भी कर या सकते रोग का हैं। लक्षण अगर खेत के आसपास देखें, अगर अगल बगल सरसों के खेत लगे हैं, अगर वहाँ पे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इंतजार मत करिए अपने खेत में कि हमारे खेत में बीमारी आएगी तो भी छिड़केंगे। अगल बगल के खेतों में या गाँव में अगल बगल अगर बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं तो अपने खेत में आप तुरंत स्प्रे, क्योंकि इसका विस्तार हवा से ही होता है, हवा के द्वारा फैल जाएगी बीमारी। जो तीनों जो है फफूंदजनित बीमारियां हैं जी, और इनके स्पोर जो है, बीजाणु जो है, वो हवा के द्वारा फैलते हैं। तो जैसे ही लक्षण दिखाई दें जी, अगल बगल खेतों में या अपने खेत में तुरंत इस पे जो है इनका छिड़काव करके बच सकते हैं। और अगर ये लक्षण अपने खेत में नजर आए तो फटाफट 3 छिड़काव करके तुरंत अल्टरनेरिया झुलसा से बचाव के लिए ये तीनों बीमारियां मुख्य हैं, तीनों इस समय आने की प्रबल संभावना है जी। और तीनों के लिए वही मैंकोजेब और रीडोमिल का ही प्रयोग करें, रीडोमिल या मेटालेक्सिल जो भी उपलब्ध सुविधा से वो कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, सरसों के फसल में लगने वाले रोग और उसके लक्षण और बचाव के उपाय के बारे में जो जानकारी आपने दी, निश्चित तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद साबित होगी। बातचीत करने और जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।